गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हम लोग लास्ट वीडियो में देख के आए हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में हम लोग डिटेल्स में समझे हैं, जिसमें हम लोग SN1 रिएक्शन क्या होता है, SN2 रिएक्शंस क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग उसका मैकेनिज्म भी देखें, कैसे कौन 1 स्टेप में हो रहा है, कौन 2 स्टेप में हो रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग समझ चुके हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, जैसे SN2 में हम लोग क्या देखे थे कि SN2 में दोनों न्यूक्लियोफाइल एक समय के लिए एक साथ जुड़ रहे हैं और फिर अपोजिट डायरेक्शन वाला न्यूक्लियोफाइल है वो स्टेबल हो रहा है और हैलाइड ग्रुप बाहर निकल रहा था। हैलाइड ग्रुप बाहर निकलने के साथ साथ जो उसके हाइड्रोजन के लोकेशंस थे वो जस्ट इन्वर्स हो जा रहा था। अपोजिट अम्ब्रेला वाला जो एग्जांपल हम लोग लिए थे, तो यहाँ से एक हम लोग का कंसेप्ट जनरेट होता है, वो आइसोमर्स को एक रिप्रेजेंट करता है, जिसको हम लोग स्टेरियो आइसोमेरिज्म के नाम से हम लोग जानते हैं। और इसमें हम लोग को क्या देखना है, तो अगला हेडिंग हम लोग को क्या बनता है, स्टेरियो केमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, वो इन्वर्स होने के कारण जो भी चेंजेस हो रहे हैं उनसे रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में हम लोग को कुछ समझना है, और उस टर्म्स क्या है, कैसे है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग को डिटेल्स में थोड़ा समझना है। अभी देखो इसमें, जैसे इसमें हम लोग को क्या देख रहे हैं, जैसा कि अभी हम बताएं कि इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो दैट SN2 रिएक्शंस इन्वर्स का मतलब क्या हो गया, वही अपोजिट डायरेक्शन में उसके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का शिफ्ट हो जाना, हाइड्रोजन एटम का शिफ्ट हो जाना, न्यूक्लियोफाइल जब दूसरे डायरेक्शन में अटैच हो रहा है तो वो हमारा इन्वर्स का कंडीशन बन रहा है SN2 रिएक्शंस। और SN1 रिएक्शंस क्या होगा, ये रिएक्शन कैसा शो कर रहा है, रेसिमाइजेशन। रेसिमाइजेशन क्या होता है इसको हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे अगले वीडियो में। हमको उम्मीद है कि उसके बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे कि रेसिमाइजेशन क्या होता है, रिटेंशन क्या होता है, इन सब, और इन्वर्स क्या होता है, उससे रिलेटेड हमारा बात होती है रेसिमाइजेशन का। ठीक है, तो देखो अब इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स है, वो टर्म्स को पहले हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। जैसे इसमें कौन कौन सा टर्म है, पहला टर्म है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या बोलेंगे, PPL, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। दूसरा ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है इसके बारे में समझेंगे। कायरलिटी, ठीक है, ये कायरलिटी, इसके बारे में भी डिटेल्स में। और यहाँ पर जो हम लिखे हैं रेसिमाइजेशन, जो SN1 रिएक्शन में हो रहा है, तो रेसिमाइजेशन क्या है इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। आ रही बात समझ में। अब देखो पहला इसमें जो टर्म है PPL, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। पोलराइज्ड लाइट क्या होगा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट किसको बोलेंगे, यदि हमारा सनलाइट, जो सनलाइट क्या हम लोग देखते हैं वो 3 डायमेंशनल होता है, हम लोग पहले भी पढ़े हुए हैं, वो 3 डायमेंशनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ भी चलता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, यानी कि सनलाइट तीनों चीज लेके चलता है। 2 चीज कौन कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड भी लेके चलता है और मैग्नेटिक फील्ड भी लेके चलता है। और 3 डायमेंशनल इसलिए बोला जाता है कि जो उसका पाथ जो होता है वो ये तीनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं। इसका मतलब जो सनलाइट हम लोग का आता है वो कैसा होता है, वो 3 डायमेंशनल होता है। तो वो 3 डायमेंशनल को हम लोग जब निकोल प्रिज्म से, ये निकोल प्रिज्म है, एक स्पेशल डिजाइन किया हुआ प्रिज्म, 2 प्रिज्म को एक सिस्टमैटिक तरीके से जोड़ करके बनाया जाता है निकोल प्रिज्म। उस प्रिज्म के थ्रू यदि हम लोग 3 डायमेंशनल लाइट को पास करते हैं तो 2 डायमेंशनल लाइट क्रिएट होता है। ध्यान देना इस बात को कि 3 डायमेंशनल लाइट को यदि हम लोग निकोल प्रिज्म के साथ पास करते हैं तो 2 डायमेंशनल लाइट एब्जॉर्ब होता है, या जो लाइट मिलता है वो लाइट का डायरेक्शन 2 डायमेंशनल होता है, और उसी 2 डायमेंशनल वाले लाइट को ही हम लोग प्लेन पोलराइज्ड लाइट के नाम से जानते हैं। फिर से समझो इस बात को। देखो एन ऑर्डिनरी लाइट कहाँ से मिलता है हम लोग को, सनलाइट से। उसके पास कुछ वेव्स होते हैं और हैविंग वाइब्रेशन इन ऑल द प्लेन्स परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ प्रोपगेशन। याद आ रहा है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हम लोग 11th में भी पढ़े थे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है वो 3 डायमेंशनल होता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसा हो गया हमारा, वो ऑर्डिनरी लाइट हो गया जो सनलाइट से हम लोग को मिलता है। आ रही बात समझ में। अब देखो प्रोपगेशन के डायरेक्टली परपेंडिकुलर होता है, तो PPL, प्लेन पोलराइज्ड लाइट हैज ऑक्सीलेशन, ऑक्सीलेट करता है, ओनली 1 प्लेन, एक ही प्लेन पर ऑक्सीलेट करेगा। कब, इट इज ऑब्टेन्ड, ये कब मिलता है हम लोग को, बाई द पासिंग ऑफ ऑर्डिनरी लाइट
ऑर्डिनरी लाइट को हम लोग पास कर रहे हैं किसके थ्रू? थ्रू निकोल प्रिज्म के थ्रू। इट मीन्स ऑर्डिनरी लाइट को यदि हम लोग निकोल प्रिज्म के साथ पास करेंगे, निकोल प्रिज्म से यदि हम लोग पास करते हैं तो जो लाइट हम लोग को मिलता है वही लाइट हमारा प्लेन पोलराइज लाइट के नाम से जानते हैं, या उसको हम लोग पोलराइज लाइट भी बोला जाता है। आ रही बात समझ में? इसका फिगर भी हम बना कर दिखा देंगे। अब देखो दूसरी बात है ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या चीज है। तो पहले हम लोग समझेंगे ऑप्टिकल एक्टिव सबस्टांसेस होते हैं। ये एक वैसा सबस्टांस होता है कि जिस सबस्टांसेस के थ्रू इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को यदि हम लोग पास करें तो पास होने के बाद यदि इसके डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट के डायरेक्शन में यदि चेंज हो रहा है तो वो जो सबस्टांसेस होगा उस सबस्टांसेस को हम लोग ऑप्टिकल एक्टिव सबस्टांसेस बोलेंगे। यहाँ पर मेंशन किया गया है ये क्या चीज हमारा? सबस्टांसेस विच रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करेगा। वो लेफ्ट साइड में करे या फिर राइट साइड में करे। लेफ्ट साइड में होगा तब क्या होगा, राइट साइड में क्या होगा तब क्या हो गया, वो भी मेंशन किया गया है। अरे बात समझ में? रोटेट कर रहा है यदि वो वैसा सबस्टांसेस जो प्लेन पोलराइज्ड को रोटेट कर रहा है तो वैसे सबस्टांस को हम लोग ऑप्टिकल एक्टिव सबस्टांस के नाम से जानेंगे, ऑप्टिकल एक्टिव सबस्टांसेस। और यदि कोई सबस्टांसेस जो इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं कर पा रहा है उसको हम लोग बोलेंगे ऑप्टिकल इनएक्टिव सबस्टांसेस। हमारी बात समझ में? ऑप्टिकल एक्टिव सबस्टांस और ऑप्टिकल इनएक्टिव सबस्टांस। ऑप्टिकल एक्टिव सबस्टांस वो सबस्टांसेस होगा जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करे। क्लियर? और ये पूरी जो फिनोमेना होती है उसी फिनोमेना को हम लोग ऑप्टिकल एक्टिविटी के नाम से जानते हैं। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि रोटेशन हो रहा है, तो ऑप्टिकल रोटेशन जो है ये दो तरह का हो रहा है। किस तरह का? एक बार हो सकता है कि लेफ्ट टर्न करे और दूसरा हो सकता है कि राइट टर्न करे। तो यदि लेफ्ट टर्न करेगा तो उसको हम लोग लीवो रोटेटरी के नाम से जानेंगे, जिसको एल फॉर्म के नाम से जाना जाता है, जिसको निगेटिव के नाम से भी जाना जाता है। और जो राइट साइड में यदि टर्न करता है तो उसको हम लोग बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी रोटेशन, डेक्स्ट्रो रोटेटरी रोटेशन। और ये रोटेशन को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में डी फॉर, तो ये डी, इस डेक्स्ट्रो से हमारा डी वर्ड मिला और लीवो से हमारा एल वर्ड मिला, इसको हम लोग पॉजिटिव रोटेशन भी बोलते हैं हम लोग। ये बात समझ में आ गया? अभी इसको हम लोग फिगर के साथ देखेंगे। अभी देखो जो टॉपिक हम लोग समझे उसको हम फिगर में एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये ऑर्डिनरी लाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो है हमारा स्पेशल डिजाइन का जो है, ये जो प्रिज्म जो बन रहा है इस प्रिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं? निकोल प्रिज्म। जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, सॉरी, जब ऑर्डिनरी लाइट को हम लोग निकोल प्रिज्म के थ्रू पास करते हैं तो ये जो है ये 3D है, 3 डायमेंशनल है। तो इससे जो लाइट मिल रहा है हमको, इसके थ्रू जो भी लाइट हमको मिल रहा है वो किस फॉर्म में मिलेगा? हमको 2D का फॉर्म में मिलेगा। और ये 2D को ही हम लोग बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो ये ग्राफ में एक डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली समझाने के लिए एक ऐसा फिगर को ड्रॉ किया गया है। अब जैसे मान लो कि इसका डिफरेंट यानी कि 3D है, ये इसका डायमेंशनल 2 डायमेंशनल है। इसका मतलब ये हो गया, देखो लाइन ऑफ प्रोपगेशन, और ये कैसा मूव कर रहा है? परपेंडिकुलर। इट मीन्स ये जो लाइट है वो कैसे जाएगा? कुछ इस डायरेक्शन में जाता है। यदि 2D हो गया तो 2D का मतलब क्या हो गया? तो एक हो गया हमारा प्रोपगेशन का और दूसरा हो गया परपेंडिकुलर इस पर। अरे बस लाइट जो होता है वेव के फॉर्म में आके मूव करता है, तो इस पर, इस लाइट पर होगा, इस प्लेन पर यानी कि प्रोपगेशन लाइन पर ये लाइट जो है वो कैसा है? परपेंडिकुलर है। अब इस परपेंडिकुलर के एक हम वैसे सबस्टांसेस से पास करा रहे हैं। ये क्या है हमारा? ये एक सबस्टांसेस है। यदि एक वैसे सबस्टांसेस से पास कर रहे हैं कि ये जो परपेंडिकुलर है इसके डायरेक्शन में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं हो रहा है। यदि इसमें कोई चेंज नहीं होगा तो ये जो सबस्टांसेस है, ये सबस्टांसेस को हम लोग ऑप्टिकल इनएक्टिव सबस्टांसेस के नाम से जानेंगे। और यदि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट इस सबस्टांसेस से होकर के पास करे और रोटेट कर जाए, जैसे कि फिगर इसमें दिखाया गया है, ये हमारा प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, इसको एक सबस्टांसेस के थ्रू हम लोग पास कर रहे हैं। अब इसको हम लोग क्या देख रहे हैं? घूमने का 2 एंगल हो सकता है, या तो हमारा राइट वे में मुड़े, ये राइट डायरेक्शन में टर्न कर रहा है, और ये लेफ्ट डायरेक्शन में टर्न कर रहा है। यदि हमारा ऑप्टिकल एक्टिव सबस्टांसेस से
पास होने के बाद जो लाइट हमारा राइट साइड में टर्न कर रहा है, तो इस रोटेशन को हम लोग डी फॉर्म डेक्स्ट्रो रोटेटरी के नाम से जानेंगे। और जब ये लेफ्ट साइड में रोटेट करेगा तो ये रोटेशन यानी कि ऑप्टिकल रोटेशन है ये, और उस रोटेशन को हम लोग किस नाम से जानेंगे? एल फॉर्म के नाम से हम लोग जानेंगे। तो ये हम समझाने का कोशिश किए हैं कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या है, ऑप्टिकल सबस्टेंसेस किसको बोलते हैं, ऑप्टिकल इनएक्टिव सबस्टेंसेस क्या होता है, इसके बारे में भी। अब देखो यहाँ पर हम लोग कुछ एग्जाम्पल मेंशन किया गया है, KCl3, KClO3, KBrO3, ये सब जो है ये सॉलिड का फॉर्म में हमारा ऑप्टिकल एक्टिव सबस्टेंसेस है। और कुछ सबस्टेंसेस जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया, ये सब सॉलिड स्टेट में भी और लिक्विड स्टेट में भी हमारा किस फॉर्म में होता है, क्या शो करता है? ये ऑप्टिकल एक्टिव सबस्टेंसेस को शो करता है। आ रही बात समझ में? अब देखो एक चीज हम लोग यहाँ पर ये भी समझ सकते हैं कि यदि ये दोनों सबस्टेंसेस यानी कि डी फॉर्म वाला और एल फॉर्म वाले सबस्टेंसेस को एक दूसरे में मिक्स कर दिया जाए, एक वैसे सर्टेन रेशियो में मिक्स कर दिया जाए कि इसका जो रोटेशन होगा यानी कि इसका रोटेशन कैसा हो जाएगा, यानी कि मिक्स करने पर ये कैरेक्टर राइट साइड में मूव करेगा और ये कैरेक्टर लेफ्ट साइड में मूव करेगा। तो इस दोनों का यानी कि ये दोनों सबस्टेंसेस जो हमारा एक लेफ्ट साइड में मुड़ रहा है और एक राइट साइड में मुड़ रहा है, ये दोनों के सर्टेन रेशियो में यदि मिक्स कर दें तो हमारा एक तरह से मान सकते हैं कि हम लोगों का ऑप्टिकल इनएक्टिव सबस्टेंसेस भी तैयार हो जाता है। तो अभी के वीडियो में इतना ही हम लोग समझने का कोशिश किए हैं, इसको तुम लोग समझो। और अगले वीडियो में हमारा आएगा कायरलिटी क्या है, सिमेट्री क्या होता है, रिस्माइजेशन क्या होता है, इन सब टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।